बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 12 इक़्सास सुन चुके हैं और अब 13 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अंगूरी भी लगाम छोड़ते ही लड़खड़ा गई थी। मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी और अंगूरी को साथ लेता हुआ अमूदी चट्टान के करीब गिरा। अंगूरी मेरे नीचे थी और मैंने उसे अपनी बाहों में दबोच रखा था। खच्चर के आगे वाले दोनों पैर एक लम्हे को ऊपर उठते हुए नजर आए और फिर वो खड़ की अमीक गहराइयों में गायब हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। अंगूरी को जब मैं साथ लेकर गिरा था तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी और मेरे नीचे दबी वो अब भी होले होले चीख रही थी, लेकिन मैंने उसे दबोच रखा। मिलाकर जब मैंने महसूस किया कि अंगूरी पुरसुकून हो गई है तो मैं उसके ऊपर से हट गया, लेकिन उसका एक हाथ थामे रखा। अंगूरी का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था, आंखों में बेपनाह वहशत थी। उसने एक नजर खड़ की तरफ देखा, फिर उसकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं और दूसरे लम्हे वो वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। वो होले होले कांप रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समो लिया। कई मिनट गुजर गए। मैं अंगूरी से अलग हो गया और उसे सहारा देकर उठा दिया। उसने नीचे झांक कर देखा और मेरे साथ जुड़कर खड़ी हो गई। वो अब भी होले होले कांप रही थी। मैंने भी नीचे झुक कर देखा। सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में खच्चर का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंगूरी का हाथ थामे चट्टान के साथ साथ सरकता रहा। तेज हवा हमें पीछे धकेल रही थी। अंगूरी ने नीचे की तरफ देखा और फिर एक हाथ से सर थाम कर बैठ गई। नीचे मत देखो, चक्कर आ जाएगा, मैंने कहा और उसका हाथ थामे खड़ा रहा। अंगूरी की वजह से वो पुल सिरात उबूर करने में कई मिनट लग गए। इस खौफनाक तरीन रास्ते की इख्तिताम पर खुली जगह थी। चंद गज आगे 2-3 दरख्त थे। मेरा खच्चर उस तरफ घास चर रहा था। मैं अंगूरी को लेकर उन दरख्तों के नीचे आ गया। अंगूरी एक पत्थर पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं उसके करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा। कुछ दूर कहीं बुलंदी से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खच्चर को पकड़कर ले आया, अंगूरी को सहारा देकर खच्चर पर बिठाया और खुद लगाम पकड़कर पैदल चलने लगा। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। 20-25 गज आगे एक मोड़ घूमते ही हम रुक गए। सामने ही 10-12 फुट की बुलंदी से पानी की एक 4-5 फुट चौड़ी चादर सी गिर रही थी। नीचे जमा होने वाला पानी एक नदी की सूरत में मुखालिफ सिमत में बह रहा था। उस आबशार के आसपास रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। अंगूरी खच्चर से उतर आई। जी भरकर पानी पीने के बाद हम चंद मिनट वहां रुके और फिर आगे चल पड़े। अंगूरी मेरे साथ साथ चल रही थी। उसने खच्चर पर बैठने से इनकार कर दिया था। तुम उस वक्त दौड़े क्यों थे? अगर तुम्हारा पैर फिसल जाता तो? अंगूरी ने चलते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो क्या होता, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खच्चर से पहले मैं उस खड्ड में पहुंच जाता। आइंदा ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालना। अंगूरी ने मुझे घूरा। अगर मैं दौड़ ना लगाता तो खच्चर के साथ तुम भी पाताल में पहुंच चुकी होती। तुम तो खच्चर की लगाम छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, मैंने कहा। और तुम तो मेरी खातिर अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे थे। अंगूरी ने कहते हुए अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं जवाब में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर दिल की बात जबान पर लाने की हिम्मत ना कर सका। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, अंगूरी बोली। खामोशी बात बातों का बेहतरीन जवाब होती है, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। तुम थक जाओगी, खच्चर पर बैठ जाओ। और तुम? उसने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। लगाम पकड़े पैदल ही चलते रहोगे? हाँ, मैं पैदल चलने का आदी हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर यह तय हुआ कि हम दोनों खच्चर पर बैठ जाएं। मैंने एक बड़े पत्थर के करीब खच्चर रोक लिया। पहले खुद सवार हुआ और फिर अंगूरी भी पत्थर पर चढ़कर मेरे पीछे बैठ गई। खच्चर की काठी काफी मजबूत थी और वो हमारा बोझ उठाए आराम से चलता रहा। नीले पत्थरों की संगलाख चट्टानें धूप में तप रही थी, लेकिन सब्जे की कसरत और हवा की वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। हम चट्टानों के बल बीच खाते हुए तंग रास्ते पर सफर करते रहे। कई जगहों पर हमें खच्चर से उतरकर पैदल भी चलना पड़ा। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। वली मोहम्मद ने कहा था कि दोपहर के थोड़ी देर बाद हम संग्राम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम मुसलसल ऊंचे पहाड़ों में सफर कर रहे थे और आबादी का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल में अब तरह तरह के खदशे सर उभारने लगे थे। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? थोड़ी देर बाद अंगूरी ने भी इस खदशे का इजहार किया। अगर हम रास्ता भूल गए तो इन पहाड़ों में भटकते रहेंगे और हमें रात भी यहीं गुजारनी पड़ेगी, अंगूरी ने कहा। पहाड़ों में रात गुजारने से डरती हो? मैं बोला। डर और खौफ, अंगूरी ने जवाब दिया। ये दोनों चीजें तो मैंने उसी रोज ज़हन से निकाल दी थी जब हाथों में राइफल उठाई थी, अंगूरी ने जवाब दिया। उस वक्त हम दोनों खच्चर पर सवार थे। अंगूरी मेरे पीछे बैठी हुई थी। एक जगह छोटा सा गड़ा था
खच्चर ने गड्ढा पार करने के लिए हल्की सी छलांग लगाई तो अंगूरी अपनी जगह पर उछली और फिर वो आगे को झुककर मेरे साथ जुड़ गई। उसने दोनों हाथ मेरी बगलों के नीचे से निकालकर मेरे सीने पर लपेट लिए थे। अपनी पुष्प पर अंगूरी के बदन का गुदाज लम्स महसूस करके मैं अपने आप में अजीब सी सिनसनी महसूस करने लगा। मेरा ख्याल था कि अंगूरी पहले की तरह संभल कर बैठ जाएगी, लेकिन उसने तो अपना सर भी मेरे शाने पर टिका दिया था। मैंने खच्चर रोक लिया। अंगूरी सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। हम वाकई रास्ता भूल गए हैं, मैंने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। अब क्या होगा? अंगूरी के लहजे में वहशत सी थी। रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, बसूरत दीगर अंधेरा होने से पहले पहले हमें कोई महफूज जगह तलाश करनी पड़ेगी, मैंने कहा। हमें एक बार फिर चल पड़े। खच्चर भी थक गया था, उसके चलने की रफ्तार भी बहुत कम हो गई थी। एक जगह हम दोनों खच्चर से उतर आए। मैंने खच्चर की लगाम पकड़ ली और हम पैदल चलते रहे। हम अपना ये सफर मजीद 1 घंटे से ज्यादा जारी नहीं रख सके। शाम का धुंधलका फैलने लगा था। पानी के एक झरने के करीब हमें एक मुनासिब जगह भी मिल गई जहाँ रात गुजारी जा सकती थी। वो एक खूह सी थी जो चट्टान में 5-6 फुट अंदर की तरफ चली गई थी। उस खूह में हम हवा से भी महफूज रह सकते थे। हमने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। अंधेरे में उन चट्टानों में सफर जारी रखना खतरे से खाली नहीं था। ये भी गनीमत था कि खाने वाली पोटली मेरे वाले खच्चर की जीन के साथ बंधी हुई थी। अगर वो पोटली दूसरे खच्चर के साथ होती तो हमें भूखे रहना पड़ता। मैंने वो पोटली उतार ली और खच्चर को खुला छोड़ दिया। हमने झरने के करीब बैठकर खाना खाया। फिर मैंने उस खूह का जायजा लिया। अंदर काफी कुशादा जगह थी। एक तरफ कोने में जली हुई लकड़ियां और कोयले भी नजर आए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी वक्त यहाँ कोई ठहरा होगा। खच्चर की लगाम मैंने दरख्त की एक झुकी हुई शाख के साथ बांध दी और हम देर तक उस खूह के सामने पत्थरों पर बैठे बातें करते रहे। रात गहरी होती जा रही थी। तेज हवा की वजह से सर्दी में भी इजाफा हो गया। हम उठकर खूह के अंदर आ गए। मैं दहाने के करीब ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और टांगे आगे फैलाकर अंगूरी भी मेरे साथ ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गई थी। गहरी तारीकी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अंधेरे की वजह से वहशत सी हो रही थी। गार के अंदर अगरचे तेज हवा से बच गए थे, मगर सर्दी बहरहाल थी। अंगूरी मेरे साथ लगी बैठी थी और फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया। अंगूरी से मेरी मुलाकात को कई रोज हो चुके थे और उस वक्त से हम साथ ही रहे थे। शुरू में तो हमारे दरमियान बातों में भी कुछ तकल्लुफ रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि हम गैर महसूस अंदाज में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिस तरह हम दोनों ने एक ही खच्चर पर सफर किया था और जिस तरह अब वो मेरे कंधे से सर टिकाए बैठी थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंगूरी भी गैर महसूस अंदाज में मेरे और अपने बीच फासला कम कर रही थी। सर्दी बढ़ गई थी। हवा से बचने के लिए हम गार के आखिरी सिरे पर चले गए। अंगूरी मेरे साथ जुड़ी बैठी थी। बातें करते करते ही वो सो गई और उसका सर बार बार मेरे कंधे से टकरा रहा था। मैंने सहारा देकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। दिन भर खच्चर की सवारी और पैदल चलने से मैं भी बुरी तरह थक गया था। मेरी आंखें बंद हो रही थी और मेरा सर बार बार सीने पर झुक रहा था। मैं जागते रहने की कोशिश करता रहा, मगर कामयाब ना हो सका और मिलाकर मैं भी नींद की वादी में उतर गया। मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा सा गया। बाहर धूप फैली हुई थी, अंदर भी रोशनी हो रही थी। अंगूरी अब भी मेरी गोद में सर रखे सो रही थी। उसने टांगे इस तरह समेट रखी थी कि घुटने पेट से लगे हुए थे। मेरा एक हाथ उसके सीने पर था और अंगूरी का हाथ मेरे सर पर। मैं इस सूरत-ए-हाल पर गड़बड़ा सा गया। मैंने आहिस्ते से अपना हाथ हटाना चाहा तो अंगूरी ने अपने हाथ से मेरा हाथ दबा लिया। वो नींद में थी। अंगूरी, मैंने होले से उसे पुकारा। दिन चढ़ आया है, अब उठ जाओ। ओहो, सोने दो ना, नींद आ रही है। वो नींद में ही बुड़बुड़ाई। दिन चढ़ आया है, अब उठ जाओ, मैंने कहा। हम सारा दिन इस वीराने में नहीं बैठ सकते। अंगूरी ने आंखें खोल दी। उसने मेरा हाथ अब भी अपने सीने पर दबा रखा था। आंखें खोलने के बाद भी देर तक उसके दिमाग पर नींद का खुमार तारी रहा। वो खुमार आलूद सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, लेकिन फिर हकीकत का इदराक होते ही उसने मेरा हाथ हटाया और एक झटके से उठकर बैठ गई। ओह, मैं शायद गहरी नींद सो गई थी। वो नजरें झुकाए हुए बोली। उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर गार से बाहर आ गया। धूप खासी तेज थी। चंद मिनट बाद अंगूरी भी बाहर आ गई। अरे, खच्चर कहाँ गया? वो इधर उधर देखते हुए बोली। मैं उछल पड़ा। मैंने खच्चर की अदम मौजूदगी का ख्याल ही नहीं किया था। मैं दरख्त की उस शाख की तरफ देखने लगा जिससे खच्चर की लगाम बांधी थी। वहां से कुछ पत्ते टूटे हुए थे, जिससे अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं आई कि रात को या सुबह को किसी वक्त खच्चर ने वहां से दूर हटने की कोशिश की होगी, जिससे लगाम उस शाख से निकल गई हो। मैं खच्चर को इधर उधर तलाश करता रहा, मगर उसका कहीं नामो निशान नजर नहीं आया।
मेरा ख्याल था कि वो चट्टानों में कहीं दूर निकल गया था और अब उसे तलाश करना बेकार था। मैं झरने के करीब वापस आ गया। अंगूरी उस वक्त कुछ कद आदम झाड़ियों से बाहर आ रही थी। हमने झरने के करीब बैठकर बची हुई रोटी खाई, जी भर के पानी पिया और अपनी राइफलें संभाल कर वहां से रवाना हो गए। 2 घंटे गुजर गए। नहायत दुश्वार रास्ता था। चट्टानों पर उतरने चढ़ने से अंगूरी बुरी तरह हाँफ गई थी। उसकी वजह से बार बार रुकना पड़ रहा था। एक मौके पर मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ा तो चौंक गया। उसका हाथ गर्म हो रहा था। मैंने उसकी पेशानी को छू कर देखा। तुम्हें गर्मी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ, अंगूरी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन उसकी ये हरारत मौसम की गर्मी की वजह से नहीं थी। रात की सर्दी, उसके सीने के जख्म और थकन की वजह से उसे हरारत हो गई थी। 1.5 घंटा और गुजर गया। सूरज सर पर चमक रहा था। अंगूरी निढाल हो रही थी। अब उसके लिए चलना भी 2 बार हो रहा था। एक छोटी सी नदी के करीब हम रुक गए। अंगूरी पानी के चंद घूंट पीकर नदी के किनारे ही घास पर लेट गई और मैं इधर उधर फिर कोई रास्ता तलाश करने लगा, मगर कोई रास्ता नहीं मिला। मैं अंगूरी के पास ही आकर बैठ गया। तेज बुखार हो गया था। उसके साथ ही मेरी पेशानी भी बढ़ती जा रही थी। अंगूरी एक हाथ से बार बार सीना सहला रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि उसे बुखार भी सीने के उस जख्म की वजह से चढ़ा था। एक बात कहूँ अंगूरी, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने मध्यम लहजे में कहा। कहो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। तुम्हें बुखार सीने के जख्म की वजह से चढ़ा है। मुझे डर है कि इन्फेक्शन ना हो गया हो। अगर तुम इजाजत दो तो। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो मेरा मतलब समझ गई। चंद में मेरी तरफ देखती रही, फिर आंखें बंद कर ली और मेरा हाथ पकड़कर सीने पर रख लिया। मैंने बड़ी आहिस्दगी से अंगूरी की कमीज ऊपर उठा दी। मुझ पर इस वक्त अजीब सी कैफियत तारी थी। दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी थी और रगों में खून की गर्दिश तेज होती हुई महसूस होने लगी थी। अंगूरी के सीने पर दाएं तरफ जख्म था। जख्म ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसके आसपास की जिल्द सुर्ख हो रही थी। मैंने अंगूरी की जेब से मरहम की डिबिया निकाली और उंगली पर मरहम निकालकर उसके जख्म पर लगाने लगा। मेरा हाथ वादे तौर पर कांप रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। अंगूरी ने मेरा हाथ पकड़कर हटा दिया। मैंने आंखें खोल दी। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने फौरन ही आंखें बंद कर ली। मैंने उसकी कमीज नीचे कर दी और उसके चेहरे को तकने लगा। तुम्हें मुनासिब आराम और इलाज की जरूरत है, मैंने कहा। दुआ करो हम इन पहाड़ों से निकलने का रास्ता मिल जाए। किसी बस्ती में पहुंच जाएं तो सबसे पहले मेरा इलाज कराओगे? अंगूरी ने मेरी बात मुकम्मल कर दी। हाँ, मैंने जवाब दिया। हम तकरीबन आधे घंटे तक वहां रुके और एक बार फिर आगे चलने लगे। 1 घंटा और गुजर गया। अंगूरी से अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। वो बार बार लड़खड़ा रही थी। अब उसे आगे ले जाने का एक ही तरीका था। मैंने दोनों राइफलें अपने एक कंधे पर लटका ली और अंगूरी के सामने जमीन पर बैठ गया। मेरी पुश्त पर बैठ जाओ, अब तुमसे चला नहीं जा रहा। अंगूरी का चेहरा सुर्ख हो गया। वो इनकार करती रही, मगर मैंने उसे जबरदस्ती अपनी पुश्त पर लाद लिया। उसने दोनों हाथ मेरे सीने पर लपेट लिए और मैंने दोनों हाथ पीछे ले जाकर उसे सहारा दिए रखा। तकरीबन आधे घंटे बाद हम चट्टानों से निकल गए। नीचे नशेब में फैली हुई वादी में एक जगह से धुएं की लकीर उठती देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभरी। मैंने अंगूरी को आहिस्दगी से नीचे उतार दिया। वो देखो अंगूरी, मैंने इशारा किया। वो वहां कोई मकान है। हमें वहां पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस चंद मिनट रुक जाओ, फिर चलते हैं। अंगूरी के चेहरे पर भी रौनक सी आ गई थी। वो एक पत्थर पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं भी उसके करीब ही बैठकर अपने बेज़ब्त नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए और फिर अपने अकम में एक गुर्राती हुई आवाज सुनकर हम दोनों उछल पड़े। अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। मुझे अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैंने कनखियों से अंगूरी की तरफ देखा। उसका चेहरा सरसों के फूल की तरह जर्द हो रहा था और फिर राइफल की नाल मेरी पुश्त को छूने लगी। मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और आने वाले लम्हात का इंतजार करने लगा। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उस गुर्राती हुई आवाज ने जिस तरह मुझे हैंड्स अप करवाया था, उससे मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो भारतीय फौजी थे, जिसका मतलब था कि हम किसी बस्ती के कुर्बो जवार में थे और वहाँ कोई फौजी चौकी या नया कैंप भी था और ये फौजी गश्त करते हुए उस तरफ आ गए थे। चंद मिनट पहले अंगूरी को बिठाने के बाद मैंने अपने कंधे पर लटकी हुई दोनों राइफलें जमीन पर रख दी थी और राइफल तक हाथ बढ़ाने का मौका नहीं था। मेरे लिए तो कोई मामूली सी हरकत करना भी खतरनाक हो सकता था। राइफल के नाल गर्दन से हटकर अब मेरी पुश्त पर टिक गई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अब भी मौत के भयानक जबड़ों में था। दफदन वैराना फायर की आवाजों से गूंज उठा और राइफल की ये गोली हमारे पीछे कई गज फासले पर चलाई गई थी। पहाड़ियों में देर तक फायरिंग की बात गई सुनाई देती रही और उसके फौरन बाद ही एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी।
मैंने फायर करने को मना किया था। ये गोली किसने चलाई? उसका लहजा और अल्फाज 100% कश्मीरी थे। कोई भारतीय फौजी इस तरह खाली कश्मीरी लहजे में बात नहीं कर सकता था। गलती से ट्राई कर दब गया था। जवाब में एक और आवाज सुनाई थी। ये लहजा भी खालिस कश्मीरी था। अब मैं समझ गया कि ये भारतीय फौजी नहीं थे। जिसने फायर होने पर जवाब तलबी की थी, उस शख्स ने राइफल मेरी पूंछ से लगा रखी थी। एक लम्हे के लिए राइफल मेरी पूंछ से हट गई थी और इस तरह मुझे गर्दन घुमाकर पीछे देखने का मौका मिल गया था। वो दरमियाने कद का दुबला पतला सा आदमी था। सर के बाल बिखरे हुए थे और शेव बड़ा हुआ था। आंखों में सुर्खी थी। उसने पुरानी सी जीन्स और बैली सी शर्ट पहन रखी थी। कमर पर राइफल गोलियों से भरा हुआ बेल्ट था, जिसमें 2 मैगजीन भी अड़से हुए थे। उसके हाथ में सब मशीन गन थी, जिसका रुख मेरी तरफ था। जिस शख्स ने अंगूरी को राइफल की जद पर ले रखा था, वो कदरे दराज कामत और भारी भरकम आदमी था। उसकी उम्र भी 30 से ज्यादा नहीं थी। तुम लोग कौन हो और हमें इस तरह? पहले तो हम तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो। उसने मेरी बात काट दी और इन पहाड़ों में किस तरह पहुंचे। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अंगूरी की तरफ देखने लगा। अंगूरी को मैंने पत्थर से टेक लगाकर बिठाया था और वो फिसलती हुई जरा नीचे हो गई थी। उसने मर्दाना कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा भी दूसरी तरफ था, इसलिए वो लोग अभी तक उसका चेहरा नहीं देख सके थे। मेरा नाम शमरोद है और ये मेरी साथी अंगूरी है, मैंने जवाब दिया। हम करूडा से संग्राम की तरफ जा रहे थे। वहां से सोपुर से होते हुए हिंदवाड़ा की तरफ जाने का इरादा था, लेकिन पहाड़ों में रास्ता भटक गया। शमरोद? उस शख्स की आंखों में उलझन सी तैर गई और वो गहरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। तुम लोग करोड़ में वली मोहम्मद के पास तो नहीं ठहरे हुए थे क्या? हाँ, मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। हम वली मोहम्मद के पास ही थे और वहां हमने एक भारतीय एजेंट को भी ठिकाने लगाया था जो बाबा अब्दुल फतेह की शहादत का जिम्मेदार था। वो शख्स बोला। हाँ, वो मुसलमान के बेस में कई महीनों से उस गांव में रहकर मुजाहिदीन के खिलाफ जासूसी कर रहा था और बिलाकर अपने अंजाम को पहुंच गया, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने अपनी राइफल एक पत्थर के सहारे खड़ी कर दी और दोनों बाहें फैला दी। माफ करना दोस्त। वो आगे बढ़कर मोहब्बत से मुझसे लिपट गया। तुम्हारा नाम तो पूरी वादी में गूंज रहा है। तुम्हें अगरचे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन सब ने तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। चंद रोज पहले कमांडर मुहिबुल्लाह से तुम्हारे बारे में सुना था। हमारी खुशकिस्मती है कि आज तुमसे मुलाकात हो गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर अपने उस रवैये पर मादरत करते हुए बोला। भारतीय फौजी और उनके एजेंट कश्मीरी मुजाहिदीन का भेस बदलकर मुजाहिदीन के ठिकानों का सुराग लगाने पहाड़ों में घूमते रहते हैं। हम उन लोगों से कुछ नुकसान भी उठा चुके हैं, इसलिए हमें मोहतात रहना पड़ता है। उसका नाम गुलफराज था। वो लोग शामी को करूड़ नामी उस बस्ती से होकर आए थे, जहां हमने रुस्तम नामी मुसलमान के बेस में हिंदू एजेंट को ठिकाने लगाया था। करूड़ में अभी तक सुकून था। भारतीय फौजियों को अभी तक अपने एजेंट के मारे जाने की खबर नहीं पहुंची थी। मेरी साथी अंगूरी को बहुत तेज बुखार है, मैंने गुलफराज को बताया। इसके सीने पर मामूली सा जख्म है, जिसकी वजह से बुखार हो गया। इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब इत्तेफाक से तुम लोगों से मुलाकात हो गई है, शायद तुम लोग हमारी कुछ मदद कर सको। क्यों नहीं, गुलफराज ने जवाब दिया और आगे बढ़कर अंगूरी की पेशानी छू कर देखने लगा और दूसरे ही लम्हे एक झटके से पीछे हट गया। बुखार तो बहुत तेज है, मेरे पास एस्पिरिन की गोली है, फौरी तौर पर तो यही दी जा सकती है। इसे फौरी तौर पर बस्ती में पहुंचाना होगा। हमने कल शाम से कुछ नहीं खाया, मैंने कहा। खाली पेट कोई भी दवाई अंगूरी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। गुलफराज ने एक पोटली खोलकर हमारे सामने रख दी। उसमें 3-4 मोटी मोटी रोटियां थी। अंगूरी बहन, थोड़ी सी रोटी खा लो, फिर ये गोली खा लेना, उसने कहते हुए कमीज की जेब से पैरासीटामोल की गोलियों का पत्ता निकालकर उसमें से एक गोली मेरे हाथ पर रख दी। गुलफराज के साथी भी वहां जमा हो गए थे। वो तादाद में 4 थे और हमारी तरह पहाड़ों में सफर करते हुए हिंदवाड़ा की तरफ ही जा रहे थे। एक आदमी ने पानी की छागल भी कंधे से उतार कर हमारे करीब रख दी। अंगूरी 2-3 नवालों से ज्यादा नहीं खा सकी थी। मैंने उसे गोली भी खिला दी और रोटी के 2-4 नवाले खुद भी खाए। गुलफराज बता रहा था कि हम संग्राम से बहुत दूर निकल चुके हैं, उस तरफ जाना अब बेकार है। अलबत्ता पांदल वहां से चंद मील के फासले पर है। वहां अंगूरी को तिब्बी इमदाद भी मिल जाएगी और हम 2-4 रोज वहां आराम भी कर सकेंगे। अंगूरी से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उसे फिर पुष्प पर लाद लिया और इस तरह हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। गुलफराज और उसका एक साथी आगे था, उसके पीछे मैं और 2 आदमी हमारे पीछे थे। हमारी राइफलें भी गुलफराजी के एक आदमी ने उठा रखी थी। रास्ता खासा खतरनाक और आड़ा तिरछा था। हम मुसलसल नशेब की तरफ जा रहे थे। कोई मामूली सी गलती हमें किसी हादसे से 2-4 कर सकती थी।
एक जगह मैंने अंगूरी को एक पत्थर पर बिठा दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। गुलफराज ने ये पेशकश की थी कि कुछ दूर तक वो अंगूरी को अपने कंधे पर उठा लेता है, लेकिन अंगूरी ने नफी में सर हिला दिया। 15 मिनट बाद हम एक बार फिर चल पड़े। इस मर्तबा कुछ ज्यादा ही फासला तय कर लिया, लेकिन बिलाकर दरख्तों के एक झुंड में रुक गए। चंद मिनट आराम करने के बाद गुलफराज और उसके साथी दरख्तों से मोटी और बारीक शाखें तोड़ने लगे। उन दरख्तों की पतली सी शाखें बहुत लचकदार और घने पत्तों वाली थी। गुलफराज ने 2 मोटी शाखें तकरीबन 2 फुट के फासले पर एक दूसरे के मुतवादी जमीन पर रख दी और पतली और लचकदार शाखों से बांधने लगे। मैं तवज्जो से उनकी तरफ देख रहा था। आधे घंटे बाद आरामदेह स्ट्रेचर तैयार हो चुका था। अंगूरी को उस स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। गुलफराज के 2 साथियों ने स्ट्रेचर को आगे पीछे से उठाया और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। हम मुसलसल नशेब में उतरते हुए बिलाकर एक वादी में पहुंच गए, जहां बहुत दूर एक बस्ती दिखाई दे रही थी। बाद घरों की चिमनियों से धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा था। गुलफराज रुक गया। स्ट्रेचर भी आहिस्तगी से जमीन पर रख दिया। मैं स्ट्रेचर के करीब बैठ गया। अंगूरी की पेशानी को छू कर देखा। मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। पेशानी बदस्तूर तप रही थी। उसकी आंखें भी बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। मैं अंगूरी से बातें करते हुए उसे तसल्लियां देता रहा। अंगूरी के होंठों पर फीकी से मुस्कुराहट आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो। उसके लड़ते हुए होंठों से मदम सी आवाज निकली। फितरी बात है, मुझे तुम्हारे लिए परेशान होना ही चाहिए, मैंने जवाब दिया। क्यों? उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। इसलिए कि तुम कश्मीर की बेटी हो और तुमने इस धरती की आन के लिए अपनी जान व आबरू दांव पर लगा रखी है, मैंने जवाब दिया। ओह, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लिए परेशान होने की और भी बहुत सी वजूहात हैं। मैंने कहते उसका दूसरा हाथ पकड़कर खोले से दबाया। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरे सीने में पहली मर्तबा एक अजीब सा एहसास जाग उठा था, और जब मैं तुम्हारी बस्ती से रुखसत हुआ था तो कुछ अजीब सी कैफियत तारी थी मुझ पर। और उसके बाद हमारी मुलाकात अजीब हालात में हुई थी। तुम्हारे हाथ में बंदूक देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी कि अब कोई गासिब कश्मीर की किसी बेटी की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए बात जारी रखी। जब मैं तुम्हारी बस्ती से रुखसत हुआ तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी कि शायद दोबारा तुम्हें ना देख सकूं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा इस तरह मिलेंगे कि हमें मौत ही एक दूसरे से जुदा कर सकेगी। अब तुम समझ गई होगी कि मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ। अंगूरी की सुर्ख आंखें चमक उठी, चेहरे पर रौनक सी आ गई और होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने मेरा एक हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया और कुछ कहे बगैर मेरे चेहरे को तकती रही। चंद मिनट और गुजर गए। गुलफराज और उसके साथी रवानगी की तैयारी करने लगे। इस मर्तबा स्ट्रेचर को पिछली तरफ से मैंने उठाया। अंगूरी स्ट्रेचर पर इस तरह लेटी हुई थी कि उसका चेहरा मेरी तरफ था और मैं उससे बातें भी कर रहा था। बस्ती से 2 फरलांग दूर हम गुंजान दरख्तों में रुक गए। गुलफराज का एक साथी दरख्तों में छुपता हुआ बस्ती की तरफ चला गया और हम सब अपनी अपनी राइफलें उठाकर मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन लेकर बैठ गए। हमारे सामने पांदल नाम की वो बस्ती थी जो मेरे लिए अजनबी नहीं थी। ये बस्ती सोपुर से 18-20 मील के फासले पर थी और मैं बचपन में अपने वालिद के साथ कई मरतबा यहाँ आ चुका था। नीले पहाड़ों में गिरी हुई इस बस्ती के चारों तरफ की जमीन बड़ी जरखेज थी। यहाँ सेब और खुबानी के बागात थे और यहाँ दुनिया का बेहतरीन जाफरान भी पैदा होता था। थोड़ी बहुत गेहूं की काश्त भी होती थी। अलबत्ता चावल यहाँ की मरकजी फसल थी और ये फसल साल में 2 मरतबा हासिल की जाती थी। पांदल नाम की ये बस्ती सोपुर से बारामूला की तरफ जाने वाली शाहराह से 3-4 मील हटकर थी। यूं तो कश्मीर की कोई भी बस्ती भारतीय फौजियों की तबाहकारियों से महफूज नहीं थी, लेकिन पांदल के बारे में ये कहा जा सकता था कि शाहराह से हटकर होने की वजह से भारतीय फौजियों की आमद की खबर हो जाती थी और यहाँ पनाह गजीन मुजाहिदीन को भारतीय फौजियों के पहुंचने से पहले ही बस्ती से निकालकर पहाड़ों में किसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद था कि एक मरतबा चंद मुजाहिदीन ने उस बस्ती में पनाह ले रखी थी। बस्ती से 3 मील दूर सड़क की निगरानी के लिए 2 आदमी बिठा दिए गए थे। उनके पास मोटरसाइकिलें थी। वो जिस जगह बैठे थे वहां से दूसरी तरफ दूर तक सड़क को देख सकते थे। उस तरफ से कोई फौजी गाड़ी आते देखकर वो मोटरसाइकिल पर बस्ती में पहुंचकर इतला दे देते, लेकिन न जाने क्या हुआ कि वो दोनों पकड़े गए और फौज के दस्ते ने बस्ती पर हल्ला बोल दिया था। फौज की इस तरह अचानक सर पर पहुंच जाने से बस्ती वाले और बस्ती में छुपे हुए मुजाहिदीन हड़बड़ा गए थे। उन्होंने बस्ती से निकल जाने की कोशिश की, मगर वो फौजी दस्ते के घेरे में आ चुके थे।
खून के प्यासे भारतीय फौजियों ने न सिर्फ उन मुजाहिदीन को घेरे में लेकर गोलियों से भून डाला बल्कि बस्ती को भी जलाकर राख कर दिया था। बस्ती के 7 आदमी शहीद हुए थे और दर्जनों जख्मी। उस वक्त नजर आने वाली बस्ती अगरचे पुरसुकून थी, किसी गड़बड़ के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर गुलफराज एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था और उसने अपने एक साथी को सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए बस्ती की तरफ भेज दिया। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हम सब से हाथ मिलाया। उनकी इतला के मुताबिक कई रोज से सुकून था और किसी भारतीय फौजी ने उधर का रुख नहीं किया था। उन्हीं दोनों आदमियों ने अंगूरी का स्ट्रेचर उठा लिया और हम लोग दरख्तों के झुंड से निकलकर बस्ती की तरफ रवाना हो गए। बस्ती के कई मकान अब भी खाकस्तर मलबे की सूरत में नजर आ रहे थे। ये उन गरीब काश्तकारों के मकान थे जो उन्हें दोबारा तामीर कराने की ताकत नहीं रखते थे। वादी की मईशत तबाह हो चुकी थी। शहरों में हर किस्म का कारोबार ठप हो गया था। खेती बाड़ी भी तबाह हो चुकी थी। बाद इलाकों में भारतीय फौजी खड़ी फसलें तबाह कर जाते थे। किसान भी बदहाली का शिकार थे। उनके पास पेट भरकर खाने को अनाज तक नहीं था। नए मकान कैसे तामीर करते? वो लोग या तो झोंपड़ियों में वक्त गुजार रहे थे या दूसरे के घरों में पड़े हुए थे। हमें गुलाम दीन नामी एक शख्स के घर में पहुंचा दिया गया। हमारी आमद की खबर आनन फानन पूरी बस्ती में फैल गई। यहाँ चंद दिलचस्प इंकशाफात भी हुए। बस्ती के लोगों को ये पता चल गया कि मैं सोपुर के मौलवी रसूल बख्श लून का बेटा हूँ। और दूसरा दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ कि बस्ती के लोग बेरे और अंगूरी के कारनामों से भी वाकिफ थे। इस हवाले से भी वो हमें देखने के लिए आ रहे थे। गुलाम दीन उस बस्ती का सबसे मोतबर आदमी था। मेरे वालिद की तरह वो भी मुजाहिदीन की माली और इखलाकी इमदाद करता रहता था। यूं तो बस्ती के सभी लोग मुजाहिदीन के हमदर्द थे, मगर मुजाहिदीन की कोई पार्टी जब भी उस तरफ आती, उनका क़याम ख्वाह बस्ती के किसी भी घर में होता, वो मेहमान गुलाम दीन के ही होते। अंगूरी की हालत देखकर गुलाम दीन ने फौरन ही एक आदमी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज दिया। सैफुल्लाह कई साल पहले श्रीनगर के एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर था। उसने नौकरी छोड़ दी थी और गांव वापस आ गया था। यहाँ उसकी थोड़ी बहुत आबाई जमीन थी जो उसने गुलाम दीन को दे रखी थी। गुलाम दीन उसे थोड़ा बहुत हिस्सा दे देता था। सैफुल्लाह अधेड़ उम्र आदमी था। उसने गांव में अपने मकान के एक हिस्से में छोटा सा क्लिनिक खोल दिया था। वो बहुत जल्द डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गया था। उसकी वजह से गांव के लोगों को इलाज मुआवजे के सिलसिले में बड़ी सहूलतें हासिल हो गई थी। सैफुल्लाह ने कई साल तक हॉस्पिटल में काम किया था। डॉक्टर ना होने के बावजूद उसे डॉक्टरों से ज्यादा तजर्बा था। सैफुल्लाह की इतला मिल चुकी थी कि बस्ती में आने वाले मुजाहिदीन के साथ एक जख्मी भी है। इतला मिलते ही वो अपना थैला उठाकर यहाँ आने के लिए चल पड़ा। गुलाम दीन के भेजे हुए आदमी से उसकी मुलाकात रास्ते ही में हो गई थी। उसने तमाम लोगों को कमरे से निकाल दिया और अंगूरी का मुआयना करने लगा। मैं उसके साथ कमरे में ही मौजूद था। अंगूरी का टेम्परेचर देखकर उसकी आंखों में तशवीश उभर आई थी। वो थैले में से इंजेक्शन निकाल कर तैयार करने लगा। अंगूरी बेचैन सी होगी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। सैफुल्लाह उसकी तरफ देखते हुए बोला, इंजेक्शन लगाना जरूरी है। अगर बुखार दिमाग को चढ़ गया तो मामला संगीन हो जाएगा। अंगूरी ने आंखें बंद कर ली। बाजू में सुई चुभी तो उसके मुंह से सिसकारी सी निकल गई। इसके सीने पर एक जख्म है। मैंने इंजेक्शन लगने के बाद सैफुल्लाह की तरफ देखते हुए कहा, जख्म अगरचे मामूली सा है, लेकिन मेरा ख्याल है इन्फेक्शन हो गया है और बुखार उसी की वजह से चढ़ा है। सैफुल्लाह जख्म देखना चाहता था और अंगूरी हिचकिचा रही थी। एक कहावत है कि डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना अपने लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है, सैफुल्लाह ने कहा। उसने बड़े सलीके से अपनी बात की वजाहत कर दी थी। मैंने अंगूरी की तरफ देखते हुए सारी हिला दिया। उसने आंखें बंद करके खुद ही अपनी कमीज ऊपर उठा दी। डॉक्टर सैफुल्लाह ने झुककर जख्म का मुआयना किया और फिर थैले में से एक ट्यूब निकालकर जख्म स्पिरिट से साफ करने के बाद क्रीम लगाकर बैंडेज लगा दी। स्पिरिट लगने से शरीर किस्म की जलन हुई थी और अंगूरी ने सख्ती से दांत भींच लिए थे। परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने सीधा होते हुए कहा। 2-4 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ये क्रीम दिन में 2 मरतबा लगानी है और ये गोलियां। उसने थैले में से एक गोलियों का पत्ता निकालकर हमें दिया। शायद इसके लिए बची रह गई थी। चंद हफ्ते पहले किसी के पास पाकिस्तान से कुछ दवाएं आई थी, जिनमें से कुछ मुझे मिल गई थी और ये गोलियां इत्तेफाक से बची रह गई थी। इनमें एक गोली और बुखार के लिए मैं शरबत भेज दूंगा। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं, आज रात ही को बुखार उतर जाएगा। मैंने ट्यूब और गोलियों का पत्ता ले लिया। उसमें स्ट्रेस टैब नाम की 600 mg की 6 गोलियां थी। 4 इससे पहले इस्तेमाल हो चुकी थी। ये गोलियां आम बीमारी से पैदा होने वाली इन्फेक्शन और सर्जरी के इलाज के दौरान इस्तेमाल के लिए बेहतरीन थी। डॉक्टर सैफुल्लाह के जाने के थोड़ी देर बाद अंगूरी सो गई। ये शायद इंजेक्शन का असर था। शाम ढल चुकी थी। बस्ती के लोगों की आमदोरफ्त जारी थी।
लोग मुझे और अंगूरी को देखने के लिए आ रहे थे। अंगूरी के पास किसी को नहीं जाने दिया गया, अलबत्ता मैं बस्ती के लोगों से मुलाकातें करता रहा। गुलफराज और उसके साथी अगले रोज सपैर के करीब बस्ती से चले गए। मुझे और अंगूरी को उस वक्त तक यहाँ रहना था जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब न हो जाती, और डॉक्टर सैफुल्लाह ने बताया था कि हमें कम अज कम 15 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। गुलफराज ने बस्ती से रवाना होने से पहले मुझे कह दिया था कि मैं जब भी इंदवाड़ा पहुंचूं वहाँ शराफत हुसैन नामी एक दुकानदार से जरूर मिल लूं। पहले 3-4 दिन तो अंगूरी की हालत तशवीशनाक ही रही। बुखार कभी हल्का हो जाता और कभी तेज। डॉक्टर सैफुल्लाह दिन में 2-3 बार उसे देखने के लिए जरूर आता। शुरू की 3 रातें तो उसने भी मेरे साथ अंगूरी के पास बैठकर गुजारी थी। उसे भी खासी तशवीश थी। वो अपने वसाइल के मुताबिक अंगूरी का इलाज कर रहा था। उसने 2 मरतबा दवाई बदली थी और मिलाकर 5वें रोज अंगूरी की तबीयत संभलना शुरू होगी। अब तशवीश की कोई बात नहीं थी। अंगूरी का चार्ज अब घर की औरतों ने संभाल लिया था, जिससे मेरी परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। और फिर उस रोज बस्ती के एक आदमी ने इतला दी कि 2 फौजी ट्रक बस्ती की तरफ आ रहे हैं। बस्ती वालों के पास इतना असला नहीं था कि भारतीय फौजियों का मुकाबला कर सकते। चंद लोगों के पास 303 की फरसूदा सी राइफलें थी, लेकिन जाहिर है कि चंद उन पुरानी सी राइफलों से जदीद तरीन सब मशीन गनों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। भारतीय फौजी या तो मुजाहिदीन की मौजूदगी की इतला पर किसी बस्ती पर हल्ला बोलते थे, या असले की तलाश के बहाने घरों का कीमती सामान लूट ले जाते और औरतों के साथ बदतमीजी करते थे। मौका मिलता तो किसी जवान लड़की को भी उठा ले जाने की कोशिश करते, जिससे बस्ती वालों की तरफ से मुजामत होती और इस तरह ये भारतीय सूरमा निहत्ते लोगों पर फायर खोल देते और बस्ती के घरों को आग लगा देते। ट्रकों के बारे में इतला मिलते ही बस्ती वाले सरगर्मे अमल हो गए। मुझे और बस्ती के 5, 6, 9 उम्र और जवान लड़कों को बस्ती से तकरीबन 500 गज दूर चट्टानों में एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया। किसी बस्ती में रहने वाले 9 उम्र और जवान लड़के भी भारतीय फौजियों की आंखों में खटकते थे। उन्हें उग्रवादी बागी कहकर पकड़ लिया जाता था और कैंपों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। मेरी और अंगूरी की राइफल भी मेरे हवाले कर दी गई थी। बस्ती वालों ने अपनी दिकियानुसी 303 की राइफलें भी अपने लड़कों के हवाले कर दी थी। मैं समझ गया कि बस्ती वाले अब कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। मेरे साथ उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि भारतीय फौजियों ने अगर सिर्फ तलाशी लेने पर ही इक्तफा किया तो वो मुजाहमत नहीं करेंगे, और अगर बात इससे आगे बढ़ी तो वो फायर करके हमें सिग्नल दे देंगे और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हम जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से बस्ती साफ नजर आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद 2 फौजी ट्रक बस्ती की तरफ जाते हुए नजर आए। एक ट्रक बस्ती के बाहर ही रुक गया। उस ट्रक के फौजियों ने नीचे उतरकर पोजीशन संभाल ली थी। उनकी सब मशीन गनों का रुख बस्ती की ही तरफ था। ट्रक पर 2 लाइट मशीन गन्नें भी नस्ब थी और दोनों गंजर अलर्ट नजर आ रहे थे। दूसरा ट्रक बस्ती में जाकर हमारी निगाहों से ओझल हो गया। मैं राइफल संभाले चट्टान से टेक लगाए बैठा था और बस्ती की तरफ देखता जा रहा था।